अगर आप भी आजकल आर्थिक परेशानियों के दलदल में हैं तो कुछ तो इसका जिम्मेदार कोविड जैसी महामारी भी है, क्योंकि इसकी वजह से अपने देश में लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों का कारोबार ठप हो गया और लाखों परिवारों को कोविड-19 जैसी महामारी ने आर्थिक संकट के दलदल में झोंक दिया है। लेकिन कुछ तो गलतियां आपकी भी रही होंगी, कुछ तो ऐसी पुरानी आदतें आपकी जिसको अगर आपने बहुत पहले छोड़ दिया होता तो शायद आप इस कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में भी आर्थिक रूप से मजबूत बने रह सकते थे और आप जो परेशानी झेल रहे हैं शायद आपको वह आर्थिक परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 बातें बताऊंगा, उन 6 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको आपको तुरंत ही बदल लेने की जरूरत है। और अगर आपने उन आदतों को बदल लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में अगर कोविड-19 जैसी दूसरी कोई महामारी आएगी या कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसकी वजह से हो सकता है कि देश के बहुत सारे लोग आर्थिक परेशानी के संकट में फिर से फंस जाएं, आप उन संकटों में दोबारा नहीं फंसेंगे और आपने बहुत पहले उन संकटों से निपटने के लिए एक जमीन तैयार कर ली होगी जो कि आपको मुसीबत के समय में बचा करके रखेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। लेकिन उन सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार हूं और प्रथम लीगल के यूट्यूब वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान जब चाह लेता है तो किसी इंसान का उस पर वश नहीं चलता, लेकिन बहुत सारी चीजें भी हैं दुनिया में जिस पे इंसान का वश चलता है और इंसान का अगर वश उतना नहीं चलता जितना भगवान का चलता है तो भी कम से कम इंसान इतना तो कर ही सकता है कि उन चीजों को अगर बदल नहीं सकता तो इंसान उन घटनाओं की वजह से होने वाली परेशानियों को तो कम कर ही सकता है, उन दिक्कतों को तो बहुत पहले से भांप करके उसका समाधान तो इंसान ढूंढ ही सकता है। जी हाँ, वसीयत बनाना और अपने बचत खातों में, अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज में, अपने डीमैट अकाउंट्स में, अपने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में नॉमिनी का नाम ऐड कराना कुछ ऐसी चीज है जो कि इंसान के हाथ में है, आपके हाथ में है। और भगवान यह कहने नहीं आते आपको कि आप अपना वसीयत मत बनाइए, आप अपना नॉमिनी अपने खातों में, अपने इन्वेस्टमेंट्स में ऐड मत कराइए। कोरोना में लाखों लोग अपने देश में मर गए, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और उसमें से लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना कोई वसीयत नहीं बनाया था और आज उनके परिवारों में उनकी संपत्ति को लेकर के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बहुत दुख की बात है, कई सारे परिवारों को मैं भी जानता हूं जो कि उनके जाने के बाद, लोगों के जाने के बाद उनकी जो छोड़ी हुई संपत्ति है उन संपत्तियों पे अपने अपने दावे करते हैं और अपने अपने हिसाब से उन दावों की व्याख्या करते हैं और आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हैं ताकि संपत्ति उसको मिल जाए या इसको मिल जाए। अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते कि आपके जाने के बाद आपके परिवार के लोग आपकी छोड़ी हुई संपत्तियों के लिए लड़ाई झगड़ा करें, आपस में कड़वाहट पैदा करें, तो मेरी यह पहली सलाह है आपसे कि आप सबसे पहले अपना वसीयत बना लीजिए। अब कई सारे लोग पूछेंगे कि वसीयत बनाना तो बुढ़ापे का काम है, लोग बुढ़ापे में वसीयत बनाते हैं, अभी तो हम जवान हैं, यंग हैं, 50-60 साल के होंगे तो वसीयत के बारे में सोचेंगे, अभी क्या वसीयत के बारे में सोचना, इतनी जल्दी कोई वसीयत के बारे में थोड़ी सोचता है। मेरा यह कहना है आपको कि जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही आप वसीयत बनाएं, बूढ़े लोग तो वसीयत बनाते हैं, लेकिन जवान लोग भी वसीयत बना सकते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान जब चाह लेता है तो इंसान का वश नहीं चलता, तो क्या पता भगवान क्या चाह ले। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और चीजें लिख रखी हो। इससे पहले कि भगवान आपके बारे में कुछ और चीजें लिखे, उसके आपके बारे में कुछ और चीजें समझे और आपका वश आपकी परिस्थितियों में नहीं रहे, आप अपने लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, उनको भविष्य में होने वाली लड़ाई झगड़ों से, परेशानियों से बचाने के लिए आज ही अपने लिए वसीयत बना करके लिख दीजिए, ताकि आप, यह एक काम है जिसको आप पहले निपटा लेंगे और अपने परिवार को भविष्य में होने वाले लड़ाई झगड़ों से बचाएंगे। दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है नॉमिनी का नाम ऐड करना, नॉमिनी का नाम जोड़ना। जी हाँ, बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि अपने बैंक खातों में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, डीमैट अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, जहां जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, म्यूचुअल फंड्स में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, SIP वगैरह में नॉमिनी का नाम ऐड करना भूल जाते हैं या उसको टालते रहते हैं। सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है बाद में करेंगे, अभी फुर्सत कहाँ है, काम करने का समय तो मिल नहीं पाता है, परिवार के लिए समय नहीं मिलता है, नॉमिनी कहाँ से ऐड करवाएं। ये इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऑफिस के चक्कर कौन काटे, इनका लंबा चौड़ा फॉर्म कौन भरे। अगर आप भी अब तक ऐसा कुछ बहाना बनाते आए हैं तो कोविड-19 की महामारी से आप भी कुछ सीख लीजिए और वो सीख को लेकर के आप आज ही, अभी ही
अपने सभी बचत खातों में, अपने सभी फिक्स डिपॉजिट में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, डीमेट अकाउंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में अपने नॉमिनी का नाम तुरंत ऐड कराइए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कंपनियां, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ईमानदार लोग हैं, इसको ईमानदार लोग चलाते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपके जाने के बाद ये लोग आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को खुद ही ढूंढ करके आपका सारा पैसा दे देंगे, तो आप गलत सोचते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक वाले इतने ईमानदार लोग नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यह म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक वाले हर साल करोड़ों रुपया वैसे लोगों का डकार जाते हैं जिस पैसे पे कभी किसी का क्लेम ही नहीं आता, और जो अकाउंट होल्डर होता है उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। और क्लेम इसलिए नहीं आता, उस पर कोई दावा इसलिए नहीं करता क्योंकि परिवार के लोगों को पता ही नहीं होता कि जो इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं उन्होंने कहां कहां अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, कौन कौन से बैंक में उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ था, उनको मालूम ही नहीं होता है। आप इस तरह की स्थितियां अपने परिवार के लिए बिल्कुल नहीं चाहेंगे, यह तो मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए आज ही आप उन सभी बैंक खातों का लिस्ट बनाइए जहां जहां आपने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, उन सभी म्यूचुअल फंड का लिस्ट बनाइए जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एसआईपीज की लिस्ट बनाइए जिसके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसीज की लिस्ट बनाइए, किन किन इंश्योरेंस पॉलिसीज को आपने परचेज किया हुआ है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सबकी लिस्ट बनाइए, अपने सारे एसेट्स की लिस्ट बनाइए, किन किन से आपको पैसे लेने हैं, किस व्यक्ति को आपको कितना पैसा देना है, सबकी एक लिस्ट बनाइए। इन शॉर्ट, अगर आसान भाषा में कहूं तो आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल का एक फाइल बनाइए। आपके पास तो फाइल होगा ही, लेकिन एक डुप्लीकेट फाइल बनाइए और उसको अपने परिवार में किसी भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए। और जब कभी भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई बदलाव होता है, मतलब आपने कोई नई पॉलिसी खरीदी, कोई पुरानी पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है, किसी फिक्स डिपॉजिट अगर कोई मैच्योर हो गई है, किसी में आपने इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड में किसी में आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, कोई नया ट्रेडिंग अकाउंट आपने खोला है, किसी नई कंपनी का शेयर आपने लिया है जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने लिया है, तो अपनी फाइल जब कभी भी आपकी अपडेट होती है, जो पैरेलल फाइल आपने बना रखी है अपने परिवार के लोगों को देने के लिए, उसको भी अपडेट करना मत भूलिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जब कभी भी आपके साथ कुछ दुर्घटना होगी, जब कभी भी आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो आपके परिवार के लोगों को एग्जैक्टली यह पता होगा कि आपने अपने जीवन में कहां कहां कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किस किस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं, कौन कौन से बैंक खातों में कितना पैसा आपने जमा कर रखा है, कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, किसकी पॉलिसी का आपको बेनिफिट मिलना था। यह सब आपके परिवार को, जितना आपको पता था उतना ही आपके परिवार को भी पता है होगा, और इसकी वजह से आपके परिवार को उन पैसों को, जो कि आपने बहुत मेहनत से अपने पूरे जीवन भर की कमाई पेट काट कर करके अपने बचाया था, उन पैसों को क्लेम करने में, उसको अपने पास लेने में बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनीज के, स्टॉक ब्रोकर्स के ऑफिस में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, चक्कर घिन्नी की तरह घूमना नहीं पड़ेगा। इसलिए डुप्लीकेट फाइल बनाइए और अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह में नॉमिनी का नाम जरूर ऐड कराइए। नहीं तो आपके जाने के बाद आपके परिवार के लोग इन बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेज के चक्कर लगाते रह जाएंगे, चक्कर घिनी की तरह घूमते रहेंगे, एक टेबल से दूसरे टेबल। कभी ये बोलेंगे कि आप लीगल हियर का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, कभी ये बोलेंगे कि जो व्यक्ति गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर के आओ। तो कभी हो सकता है कि आपके परिवार का ही दूसरा व्यक्ति उस पर दावा ठोक देगा और आपके परिवार के लोग, जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी कमाई की है, वो एक लिटिगेशन में फंस करके और आपके कमाए हुए पैसों को हासिल करने के लिए एक मुकदमा लड़ रहे होंगे और कानूनी परेशानियों में फंसे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए मेरी सबसे सलाह आपको यह है कि अगर आप अब तक अपने खातों में अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए नॉमिनी का नाम ऐड कराने से बचते आए हैं, आपने अब तक अपने लिए वसीयत नहीं लिखी है, तो आप इन सब कामों को छोड़ करके, जितने भी आपके जीवन में और भी महत्वपूर्ण काम है उन सबको छोड़ करके, यह भी आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि यह आपके जाने के बाद आपके परिवार को एक सुरक्षा देने वाला है। तो यह काम आज ही कर डालिए, अभी से इसकी शुरुआत कर दीजिए। अपने बैंकों को ईमेल लिखना शुरू कीजिए, उनके ऑनलाइन फॉर्म्स भरना शुरू कर दीजिए, स्टॉक ब्रोकर्स को ईमेल लिखना शुरू कर दीजिए, कस्टमर केयर में कॉल करना शुरू कर दीजिए और नॉमिनी का नाम ऐड जरूर करवाइए।
हम में से कई सारे लोग इमरजेंसी फंड के बारे में पहले से जानते होंगे, कई सारे लोगों ने बना भी रखा होगा, कई सारे लोगों ने अगर नहीं बनाया है तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी होगी। अगर आपने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड मतलब हिंदी में आपातकालीन फंड। नाम से ही जाहिर है एक ऐसा फंड जो कि आपके काम आता है तब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हैं, जब आपके आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपकी नौकरी चली गई है, आपका कारोबार ठप हो गया है, या आपने जो बचत कर रखी तो पैसे आपके खर्च हो गए हैं और आप जीवन के एक ऐसे दौर में हैं जहां आपको एक नई शुरुआत की जरूरत है, आपको फिर से उठ खड़े होने की जरूरत है, आपको दौड़ लगाने की जरूरत है और आपके पास ये सब करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपका इमरजेंसी फंड जो कि आपने कभी अपने अच्छे दिनों में बचाया हुआ था, छोटी छोटी बचत करके आपने बचाया हुआ था, उस फंड को क्रिएट किया था, वह आपसे आके कहता है चुपके से आपके कान में, क्यों परेशान होते हो, मैं हूं ना, जिंदगी में नई शुरुआत करनी है, मेरा इस्तेमाल करो, अपनी गाड़ी को वापस से सड़क पर लेकर के आओ और एक्सीलेटर दबाओ और दौड़ाना शुरू कर दो। यही है इमरजेंसी फंड आपके लिए। तो अगर आपने अब तक इमरजेंसी फंड अपने लिए नहीं बनाया है तो आप आज से ही छोटी छोटी बचत, चाहे वो बचत कितनी भी छोटी हो सकता है 500 रुपये महीने से आप शुरुआत करना चाहें, 1000 रुपये महीने से शुरुआत करना चाहें, कुछ भी शुरू करें, लेकिन आप आज ही एक शुरुआत कीजिए और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना उसका शुरू कीजिए ताकि उस पर थोड़े समय के बाद आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिले। कंपाउंडिंग क्या होती है इसके बारे में एक अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन आज इमरजेंसी फंड और अपने उन 6 आदतों के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को लिमिटेड रखते हैं। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि जो भी आपके मासिक खर्चे हैं, इमरजेंसी फंड आपका इतना होना चाहिए कि आपके 6 महीनों के खर्चों को पूरा करने की उसमें ताकत है। इतना बड़ा इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए कि अगर आपके पास 6 महीने तक कोई पैसा नहीं आए, 1 रुपए की भी आमदनी नहीं आती है, तो भी आप अपने उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके अपने 6 महीने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी आर्थिक परेशानी के काट सकें, अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों का ख्याल रख सकें। इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। मतलब अगर आपका मासिक खर्च महीने का 50,000 रुपए का है तो कम से कम आपका इमरजेंसी फंड 3 लाख रुपए का होना चाहिए, और अगर आपका मासिक खर्च महीने का 1 लाख रुपए का है तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 6 लाख रुपए का होना चाहिए। जाइए इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश कीजिए, आज से ही उसको शुरुआत कीजिए। कई सारे लोग सोचते हैं कि पैसा अभी कम आता है, आमदनी बहुत कम है, खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, अच्छा हमारा फलाना काम हो जाएगा तो एकाएक मेरे पास पैसा इतना आ जाएगा कि उस पैसे से एक मुश्त ही हम इमरजेंसी फंड बना लेंगे। लेकिन हम ऐसा सोचते ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है, बड़ा रेयर होता है कि आपके पास कहीं से उठ करके इतना सारा पैसा आ जाता है कि आप एक झटके में अपनी सारी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। और आप अगर ऐसा कुछ सोचते हैं कि एक झटके में आपके पास कहीं से पैसा आएगा और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इमरजेंसी फंड तुरंत बना लेंगे, एक झटके में बना लेंगे, ऐसा कुछ बहुत रेयरली होने वाला है। लाखों करोड़ों में किसी एक आदमी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है। इसलिए आप उस मिरेकल का इंतजार मत कीजिए, छोटी छोटी बचत के साथ शुरुआत करके छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लीजिए। इलाज बहुत महंगा हो गया है, दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल तो हम लोगों ने कोविड-19 की सिचुएशन में देख ही लिया है कि हमारी सरकारें किस तरीके से फेल हो गई हैं लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं देने में, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने में, लोगों को आईसीयू के बेड्स उपलब्ध कराने में। जो मूलभूत दवाइयां हैं उन दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने में हमारी सरकारें फेल हो गई है। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो जैसे लक्ष्य बना रखा है उन लोगों ने अपने जीवन का कि आपकी और हमारी जेब खाली करके ही मानेंगे। आपकी और हमारी जेब का पैसा जब तक अपनी जेब में डालेंगे नहीं तब तक उनका मोटा पेट, जो कि हमारे आपके पैसों से और मोटा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, कभी भरेगा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल की हालत यह है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इलाज इतना महंगा हो गया है कि आपकी जिंदगी में एक हवा का झोंका आया और आपकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। और कई बार तो कमाई भी आपकी पूरी नहीं पड़ी, आपको अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से, बैंकों से पर्सनल लोन तक लेना पड़ गया। और कई बार तो यह लोन भी उन हॉस्पिटल्स का पेट भरने में नाकाफी हो गया और आपको अपनी पैतृक संपत्ति या अपने जीवन में जो कोई असेट आपने बना रखा था उस असेट तक को बेचने की स्थिति आ गई, केवल और केवल इलाज कराने के लिए। मतलब इलाज इतना अनअफोर्डेबल हो गया है आम आदमी के लिए।
ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस हर आदमी के पास होना बहुत जरूरी हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस एक उस प्रोटेक्शन की तरह है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके जीवन में राहुल द्रविड़ की तरह है, एक दीवार की तरह है जो कि आपके और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में आकर के खड़ा है और आपकी जेब का प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जेब में जाने से रोकता है, उसको बीच में ही रोक लेता है, कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने दूंगा, और आपका पैसा आपके पास ही रह जाता है। इसलिए आप भी अगर ऐसा चाहते हैं कि इलाज कराने के लिए, इलाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर आपके जीवन भर की जमा पूंजी ना चली जाए, आपको अपने दोस्तों से उधार नहीं लेना पड़े, अपने परिवार से उधार नहीं लेना पड़े, आपको कोई अपनी संपत्ति नहीं बेचनी पड़े, तो आज ही आप अपने लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज खरीद लीजिए। यह बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस जब कभी भी आप खरीदते हैं तो आपको उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। 25,000 रुपए तक का प्रीमियम अगर आप सालाना पे करते हैं तो 25,000 रुपए तक का इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाता है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, उसके इलाज में या उसके इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप तो यह समझिए कि आपने तो केवल इनकम टैक्स बचाया अपना, हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको फ्री में मिल गया। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में लीजिए अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं। तो अगर इनकम टैक्स नहीं भी पे करते हैं आप, तो भी आपके जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है। और खास करके ऐसी स्थिति में जब हम लोग देख रहे हैं कि अपने आसपास क्या हो रहा है, इलाज के लिए लोगों को किस तरीके से हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और पैसों की वजह से किस तरह से आदमी को परेशान होना पड़ रहा है। हम में से कई सारे लोग यह एक्सक्यूज देते हैं कि हम लोग बहुत स्वस्थ लोग हैं, हम लोग तो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, परिवार में कभी कोई बीमारी नहीं हुई, आज तक हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल सर्दी बुखार, छोटा छोटा जो सर्दी बुखार जुकाम ये सब हो जाता है, इसके लिए तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ी पे करता है। हम तो लोग तो जो भी प्रीमियम देने वाले हैं वो तो वेस्ट ही चला जाना है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर वाला जब चाहता है तो इंसान का बस नहीं चलता। क्या पता ऊपर वाला कब चाह ले, और अगर ऊपर वाला ऐसा कुछ चाह लेता है कि आपके जीवन की जमा पूंजी जाने वाली है, तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ आपके लिए एक दीवार की तरह काम करेगा, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का लेना आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जाइए अपने मोबाइल पे कुछ रिसर्च कीजिए, इंश्योरेंस कंपनीज के वेबसाइट्स पे जाइए, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सेलर्स हैं, पैसाबाजार.com, बैंकबाजार.com वगैरह, पॉलिसीबाजार.com वगैरह, उन सब पे जाइए, वहां पे कुछ रिसर्च कीजिए और अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद लीजिए। अपना मोबाइल निकालिए और देखिए उसमें कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो कि आपने डाउनलोड कर रखा है। क्या आपको फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन, अमेजॉन का एप्लीकेशन, स्नैपडील, मिंत्रा, पेटीएम जैसी कंपनीज का एप्लीकेशन दिखता है क्या अपने मोबाइल में? अगर सबका सब नहीं होगा तो कम से कम 2-3 एप्लीकेशन तो जरूर आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा होगा। और आप उन एप्लीकेशंस पे शॉपिंग भी खूब करते होंगे, और शॉपिंग करने से पहले आप सर्फिंग करते होंगे, उस पे नए नए प्रोडक्ट्स की फोटो देखते होंगे, मोबाइल का फोटो देखते होंगे, उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ते होंगे, उसका प्राइस पढ़ते होंगे, कैमरा कितना है मेगापिक्सल का वो देखते होंगे, नई नई शर्ट्स देखते होंगे, अपने लिए नए नए कपड़े देखते होंगे, जूतों का फोटो देखते होंगे, टेलीविजन देखते होंगे, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह का फोटो देखते होंगे, और सबका स्पेसिफिक, मतलब काफी सारा समय आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फिंग करते हुए उनकी फोटोज देखने में आप जाया करते होंगे। उसके बाद कई बार तो आप उन प्रोडक्ट्स को आप अपने कार्ट में भी डाल लेते होंगे और वापस किसी और काम में लग जाते होंगे। उसके बाद क्या होता है, आप फेसबुक पे जाते हैं, वहां आपको उसी प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखता है जो कि आप थोड़ी देर पहले ही फ्लिपकार्ट या अमेजन पे देख रहे थे। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, वहां आपको उसी प्रोडक्ट की फोटो दिखती है जो आप थोड़ी देर पहले ही अपने किसी शॉपिंग ऐप पे आप देख रहे थे। ये मोबाइल एप्लीकेशंस आपको समय समय पे रेगुलरली नोटिफिकेशंस भी भेजती है कि आपने जो प्रोडक्ट देखा है वो खत्म होने वाला है, ऑफर चल रहा है, प्राइस कम हो गया है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है, बहुत सारे ऑफर्स, लुभावने ऑफर्स। और एक दिन देखते देखते बुम, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपकी जेब का पैसा निकल करके फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन उनकी जेब में चला गया। जी हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको इन आदतों को बदलने को बहुत जरूरत है। आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस के माध्यम से कई सारी ऐसी बेजरूरत की चीजें खरीद लेते हैं जिनकी शायद आपको जरूरत ही नहीं थी।
जिसके बिना भी आपका काम चल रहा था और आप बड़ी आसानी से आपका काम चल रहा था बिना उसके। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में वो प्रोडक्ट आ जाने से बहुत आमूल परिवर्तन आ गया हो, आपकी लाइफ एकदम बदल गई हो, और जब तो नहीं था आपके पास वो प्रोडक्ट तो आपके जीवन में कुछ अधूरापन था। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 6 महीने पहले या 3 महीने पहले जो आपने शर्ट खरीदी थी, उस शर्ट को आपने अभी तक 5 बार भी नहीं पहना है ढंग से। आपने जो सोफा खरीदा था नया, वो पिछले साल भर से तो आपके यहाँ कोई गेस्ट ही नहीं आया जो कि उस नए सोफे को देखे। टेलीविजन आपने बड़ा खरीद लिया, लेकिन जो पुराना टेलीविजन था वो तो चल ही रहा था, और जो बड़ा टेलीविजन आपने खरीदा है उसको देखने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आप तो यूट्यूब देख लेते हैं आजकल, वो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वगैरह देख लेते हैं आजकल। आपको शायद मालूम नहीं है कि इन कंपनियों के मार्केटिंग डिवीजन में जो लोग काम करते हैं वह काफी होशियार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और वह हमारे और आपके दिमाग से खेलते हैं। उनको हमारे और आपके बारे में हमसे और आपसे ज्यादा पता है। उनको सब पता है कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, किन चीजों को देख करके हमारी नजरें टिक जाती है, किन चीजों को देख करके हम स्वाइप का बटन दबा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हम कब किस टाइम पे सर्फिंग करते हैं, कब किस टाइम पे नहीं करते हैं, हम कैसे पेमेंट कर, सब कुछ उनके बारे में उनको पता है हमारे बारे में। और अपनी इस जानकारी का वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपना प्रोडक्ट हमको आपको बेचने में। शॉपिंग का एक बड़ा साइकोलॉजी के साथ कनेक्शन है इसका। एक दुकानदार क्या चाहता है कि आपको भले कुछ लेना हो ना लेना हो, आप उसकी दुकान में जाएं, और अगर आपका कोई मन भी नहीं भी है, अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते तो भी अगर आप उसकी दुकान में गए और बार बार अगर जा रहे हैं उसकी दुकान में, तो कुछ ना कुछ तो आप खरीद करके आएंगे ही, भले ही आपको उस चीज की जरूरत थी भी या नहीं थी। और यहाँ आप दुकान में नहीं जा रहे हैं, आप देखिए कि आप मॉल जाते हैं महीने में 1 बार 2 बार घूमने के लिए, ऐसे आप घूमने भी जाते हैं, ऐसे टाइम पास करने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, क्योंकि वो चीजें जब आपको दिखती हैं तो आपको पसंद आ जाती है, और फिर आपकी जेब का पैसा वहां पे खर्च करना आपको लगता है कि जरूरी हो गया है। आप एकाएक चीजों को देखने के बाद उसकी जरूरत महसूस होने लगती है आपको। लेकिन आप यहाँ पे मॉल 15 दिन या 1 महीने में 1-2 बार घूमने नहीं जा रहे हैं, आपने शॉपिंग मॉल को अपने मोबाइल को जेब में रखा हुआ है, आप उसको हाथ में लेकर के घूमते हैं, हमेशा शॉपिंग मॉल के साथ आप अपना जीवन जीते हैं। आप सोते जागते समय, लिखते पढ़ते समय, कुछ भी करते समय अपने शॉपिंग मॉल को, आप दुकान को अपनी जेब में लेके, अपने हाथ में लेके, कई सारे लोग तो बाथरूम तक में लेकर के जाते हैं इसको। तो जब आप दुकान के साथ ही अपना जीवन जी रहे हैं, जब दुकान आपके साथ ही घूम रहा है, तो आप तो बिना जरूरत की बहुत सारी चीजें खरीदते होंगे। आपको यह समझना है तो फ्लिपकार्ट अमेजन के अपने अकाउंट में जाइए, पिछले से 1 साल का आप शॉपिंग का हिस्ट्री देखिए, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम 70-80% चीजें आपने ऐसी खरीदी होंगी जिनके बिना भी आपका काम चल रहा है, उसका आपने कुछ खास इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने अपना पैसा अपनी जेब से निकाल के उनकी जेब में डाल दिया। इसलिए मेरी यह सलाह है, मेरी यह टिप है आपसे, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आपसे कि अगर आप विकट से विकट परिस्थिति में भी आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहते हैं, तो अपनी शॉपिंग करने की आदतों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। आज ही अभी ही इस मोबाइल एप्लीकेशंस को अपने फोन से अनइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, यूजफुल एप्लीकेशन हो सकता है कई सारे लोगों ने, बहुत ग्रेट आइडिया था, ऑनलाइन शॉपिंग एक ई कॉमर्स बहुत ग्रेट आइडिया था, इसने दुनिया बदल दी, लेकिन हमारे आपके जीवन में इसने क्या बदला? हमें आपको अगर कुछ सामान खरीदने की जरूरत होगी तो इनकी वेबसाइट भी तो है, उन वेबसाइट्स पे जाकर के हम खरीद लेंगे। मोबाइल में इनका एप्लीकेशन रख करके हमेशा इसको देखते रहने की क्या जरूरत है? आज अगर आप इन शॉपिंग एप्स के एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करेंगे अपने फोन से, तो आपको 3 फायदा मिलेगा इसका। सबसे पहला, आपकी जेब का बहुत सारा पैसा बचेगा, आप फालतू की चीजों में अपने पैसे को खर्च नहीं करेंगे और केवल उन्हीं चीजों को आप खरीदेंगे जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। दूसरा, आपका काफी सारा समय भी बचेगा, आप बहुत सारा समय इन मोबाइल एप्लीकेशंस पे सर्फिंग करते हुए, चीजों की फोटो देखते हुए व्यतीत करते हैं, शायद उतना समय आप किसी यूट्यूब वीडियो पे अगर लगाएंगे तो हो सकता है कुछ नई चीजें सीख जाएंगे जो कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको हेल्प करने वाली है, लेकिन शॉपिंग एप्स पे फोटो देखना कहीं से आपको हेल्प नहीं करने वाला है, तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। तीसरा, आपके मोबाइल का भी काफी सारा स्पेस बचेगा, आपका मोबाइल हल्का हल्का सा लगेगा, आपके मोबाइल में बहुत सारा खाली स्पेस हो जाएगा, आप उसमें और भी कई सारी प्रोडक्टिव चीजें रख सकते हैं, ई बुक्स रख सकते हैं, और भी कई सारी प्रोडक्टिव चीजें हैं जो कि आप रख सकते हैं। और जब कभी भी आपको कुछ खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो इनका मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा इनकी वेबसाइट्स भी तो है ही, आप वापस इनकी वेबसाइट पे जाकर के खरीद सकते हैं।
आज ही अपने मोबाइल से इन शॉपिंग एप्स को अनइंस्टॉल कीजिए, शुरुआत कीजिए, 6 महीने तक ट्राई कीजिए। 6 महीने के बाद आपको खुद ब खुद फर्क समझ में आएगा कि आपने कितना पैसा बचाया है इनको अनइंस्टॉल करके। आपको खुद ही पता चलेगा कि जो फालतू की चीजें आप सर्फिंग करते करते एकाएक खरीद लेते थे, अब जब आपने सर्फिंग करना बंद कर दिया तो आप खरीदना भी आपने बंद कर दिया। होम रिनोवेशन करवाना है, बहुत दिन से फर्नीचर पुराना लग रहा है, एक ही स्टाइल के घर में रहते रहते बोर हो गए हैं, सोफा पुराना लग रहा है, इसको नया सोफे को खरीदते हैं। फ्लिपकार्ट पे देखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, अपने घर पे तो बहुत अच्छा लगेगा सोफा। टेलीविजन पुराना हो गया है, बड़ा टेलीविजन, अपने पड़ोसी ने बड़ा टेलीविजन खरीदा है, अपने दोस्त ने बड़ा टेलीविजन खरीदा है, अपने पास तो वही पुराना वाला टेलीविजन है 40-42 इंच का, इसको 55 इंच का करना है, 65 इंच का करना है। एसी यार 4 साल 5 साल पुराना हो गया, हर साल इसको सर्विसिंग करानी पड़ती है, गैस जलवानी पड़ती है। अभी एसी देख रहा था, उस पे ना ऑफर चल रहा है, एसी खरीद ही लेते हैं इस बार। फ्रिज छोटा पड़ रहा है, बड़ा फ्रिज ऑफर चल रहा है आजकल, फ्लिपकार्ट वाले तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं काफी सारा। 20,000 का ये फ्रिज ये लोग 15,000 में दे रहे हैं और क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई भी मिल रही है। पहाड़ों में घूमने जाना है, बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ, हा हा हा, गर्मी के माहौल में, दिल्ली में इतनी गर्मी है, शिमला, मनाली, नैनीताल वगैरह में कितना सुंदर मौसम है, चलो घूम के आते हैं। समंदर देखे हुए बहुत जमाना हो गया और गोवा नहीं गया बहुत दिनों से, प्लान करते हैं गोवा चलते हैं। और आप इन चीजों को करने के लिए करते क्या हैं? अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ऐसा मैं अज्यूम करता हूं, तभी तो आप आर्थिक परेशानी में हैं। तो आप क्या करते हैं इन चीजों को करने के लिए? आप अपने क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई लेते हैं। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अपने दोस्तों से आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, या आप मेक माई ट्रिप या जो दूसरी जो वेबसाइट्स हैं वहां पे आप ईएमआई पे टिकट खरीद लेते हैं। आप बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों से लोन लेते हैं, किसी बैंक से आप पर्सनल लोन लेकर के अपने शौक को पूरा करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि आपके ऊपर एक छोटा छोटा जो ईएमआई है, आपको लगता है कि आप 6 महीने का ईएमआई है, 3-3 हजार रुपये महीना तो देना है। 3,000 रुपये क्या होता है, तो ऐसे दे देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब ईएमआई आया और कब गया। लेकिन यही 3-3 हजार रुपये आपके कई सारा जब रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, तो आपको एक मुश्त आपकी जेब से पैसा निकलता है, तब तक आपको समझ नहीं आता है। आपको लगता है कि 3-3 हजार की 3 ईएमआई है, और यही छोटी छोटी ईएमआई आपकी जेब खाली करती रहती है और आपको समझ तक नहीं आता कि कब आपकी सैलरी आई और 5,000 इसमें चले गए, 3,000 उसमें चले गए, 2,000 उसमें चले गए, 10,000 उसमें चले गए, और बचा क्या? तो जीरो, या बचा क्या तो बिल्कुल पीनट्स आपके हाथ में बचा, और महीने के अंत तक आप खाली। महीने के अंत तक आपकी स्थिति क्रेडिट कार्ड पे जीना है, किसी दोस्त से उधार मांगना है, या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में रहना। महीने के 2-4 दिन तो गरीबी में कटने वाले हैं और आप नई सैलरी का इंतजार बेसब्री से करने लगते हैं कि पता नहीं कब नई सैलरी आएगी और कब ये सारे खर्चे दूर होंगे और अपनी जो गरीबी है 2-4 दिनों की वो खत्म होगी। अपने शौक के लिए, लग्जरी के लिए क्रेडिट कार्ड पे लोन लेना, ईएमआई लेना, पर्सनल लोन लेना, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों से छोटे छोटे अप्लायंसेस के लिए लोन लेना बंद कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप इन चीजों को मत खरीदिए, इन चीजों को खरीदिए, लेकिन तब खरीदिए, आप लग्जरी तब अपने जीवन में लेकर के आइए, आप घूमने तब जाइए जब आप उसको वास्तव में अफोर्ड कर सकें। ईएमआई पे लेने का मतलब है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जबरदस्ती आपने किसी को देखा है, आपके पड़ोसी गए हैं, आपके दोस्त गए हैं, आपके रिश्तेदार गए हैं, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप तो हो सकता है अपने पैसों से गए हो, लेकिन आपको लोन लेकर के जाना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार लोन लेकर के गए, लेकिन उन्होंने अगर बेवकूफी की है तो जरूरी थोड़ी है कि आप भी बेवकूफी करें, मैं भी बेवकूफी करूं। समझदार इंसान तो वही है ना कि दूसरे को गलतियों से सीखे और खुद वो गलतियां ना करें। आप ये सब चीजें कीजिए अपने लिए, आप सबको अपने जीवन में एक बढ़िया जीवन स्तर का सबको हक है, आपको भी हक है, लेकिन यह हक आपको तभी मिलता है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाते हैं। जब आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास बन जाते हैं, जब आप अपर मिडिल क्लास से रिच बन जाते हैं, तब आप इन चीजों के बारे में सोचिए। लोन लेकर के इन चीजों को और अननेसेसरी अपने माथे पर ईएमआई का बर्डन रखना, कई सारे ईएमआई को लेकर के चलना जिससे कि आपका मेंटल पीस चला जाए, आपके पैसे महीने में आए और कहां फुर हो जाए आपको समझ तक नहीं आए, तो ये समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। और ये चीजें कभी भी आपको जीवन में
आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बना सकती। आप हमेशा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में ही रहेंगे अगर आपने अपनी इन आदतों को सुधार नहीं किया तो अननेसेसरी की चीजों के लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए ईएमआई लेना, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना, पर्सनल लोन लेना बंद कर दीजिए। आप इन सब चीजों को तब बात कीजिए, इन सब चीजों को आप तब परचेज कीजिए जब आप उसको वास्तव में अफोर्ड कर सकते हो। आप इन कंपनियों के लुभावने विज्ञापनों के जाल में फंस करके अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन मत खड़ा कीजिए। अगर आप उन पैसों को बचाएंगे, जो क्रेडिट कार्ड पे आपने ईएमआई ले रखा है, उन पैसों को अगर आप बचाएंगे, उसको अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका, तो कुछ सालों के बाद कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। और उस कंपाउंडिंग के बेनिफिट की वजह से हो सकता है कि जो 5 साल पहले आपने उन चीजों को नहीं खरीद करके जो बचत की थी, उसी बचत से 5 साल के बाद आप उन चीजों को अफोर्ड कर सके, उससे बेहतर चीजें आप खरीद सके। तो मेरी 5वीं टिप्स आपसे है कि लग्जरी के लिए लोन लेना बंद कर दीजिए। लग्जरी के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की आदत और क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई करा लेने की आदत से बचिए। ये कंपनियां बहुत समझदार होती है, आपको अपने जाल में फंसाती है। आजकल तो लोग डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन वह आपकी सुविधा के लिए नहीं है। वो कंपनियां जो आपको ऑफर कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को आपके लिए आसान बना रही है, उसका ये इंटेंशन नहीं है कि आपके जीवन को आसान बनाए, आपको सर्विस दे। उसके पीछे उसका गोल है कि वह और ज्यादा पैसा कमाए, आप और ज्यादा खर्च करें। आप जितना खर्च करेंगे उतना उसका आमदनी बढ़ेगा, और उसी खर्च को बढ़ाने के लिए आपको डेबिट कार्ड पे ईएमआई देती है, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई देती है, नो कॉस्ट ईएमआई का लालच देती है, लुभावने विज्ञापन दिखाती है आपको। इसलिए आप उन लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में डेबिट कार्ड ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट लोन, इन सब के चक्कर में मत पड़िए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़िए। इन चीजों की तरफ तब जाइए जब आप उसको रियल में अफोर्ड कर सकते हो। मेरी जो 30 टिप्स है इस वीडियो में, वह है कि अगर आपने अब तक अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस अब ले लेना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा भी समय नहीं आया है, टर्म इंश्योरेंस में तो पैसा वापस नहीं मिलता है, या उतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम इंश्योरेंस की पॉलिसीज को अफोर्ड कर सकें, पहले से ही 1-2 इंश्योरेंस चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे बहाने होते हैं अपने पास, लेकिन सब बहानों को साइड पे रख करके अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। कोविड की महामारी ने हम लोगों को कुछ सिखाया हो या नहीं सिखाया हो, लेकिन इतना तो जरूर सिखाया है कि हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस होना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस तो जरूर होना चाहिए। क्या होता है टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है जिसमें कि आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है, या प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलता है बाकी पॉलिसीज में जैसे आपको रिटर्न मिलता है वैसे। लेकिन जब कभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे कि आपकी मौत हो जाती है, या आप फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं ताकि आप काम आगे नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम आती हैं और आपको एक लमसम पैसा देती है आपके जाने के बाद आपके परिवार को, जिससे कि उस पैसे का इस्तेमाल करके आपकी जो भविष्य की फाइनेंशियल जरूरतें हैं, आर्थिक जरूरतें हैं, उन जरूरतों को आपका परिवार पूरा करता है। आप अगर फिजिकली डिसेबल हो गए हैं तो आपकी अपनी जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं उन जरूरतों को आप पूरा कर पाते हैं। इसलिए अब तक अगर आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आज ही आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके आप उसको लेकर के, यह एक प्रायोरिटी लिस्ट का काम है, इसको आप खत्म कर दीजिए। या तो 6 आदतों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन आदतों पे काम करेंगे और इसमें सुधार लाएंगे, इसको बदलेंगे पूरी तरीके से, तो आपको अपने जीवन में जो एक पॉजिटिव चेंज है वह तुरंत ही देखने को मिलेगा। आप खुद भी उसको महसूस करेंगे कि सच में आपने इन आदतों को बदल करके अपने लिए और अपने परिवार के ऊपर एक बढ़िया कदम उठाया है, अपने ऊपर एक एहसान किया है और आपने काफी सारा पैसा बचाया है। लेकिन इसके बाद मैं एक और टिप्स आप लोगों के साथ देना चाहूंगा, जिसको कि आप बोनस कह लीजिए या बोनस टिप्स कह लीजिए। वो है कि हमेशा आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, इसके बारे में सोचना है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए एक पैरेलल इनकम कैसे जनरेट करेंगे, एक सेकंड इनकम आप कैसे जनरेट करेंगे। आप कई सारे काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं, आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है, उसके बाद आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं, अपने आस पड़ोस में ट्यूशन वगैरह का काम कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा और काम कर सकते हैं जिसको कि आप अपनी नौकरी और अपने एग्जिस्टिंग कारोबार के साथ कर सकें, जिससे कि आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो। आप शेयर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग आजकल बहुत बढ़िया माध्यम बन गया है
कि लोगों को पैसा कमाने का, और कई सारे लोग अपने देश में शेयर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग करके अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ रही है पुराने वाली नौकरी की, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उन लोगों को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे कि आपको शेयर ट्रेडिंग नहीं आती, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती, तो उसके लिए मेरा जवाब है कि आजकल कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि शेयर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, उसकी बारीकी क्या है, ये सब कुछ आपको सिखाती है। और उनकी फीस भी बहुत कम होती है, बहुत थोड़े से पैसों में आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से उन कोर्सेज को कर करके आप इन चीजों के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। और जब आप समझ लेते हैं, फिर जब आप शेयर ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको उससे अपने लिए एक सेकंड इनकम, एक पैरेलल इनकम जनरेट करने में काफी मदद मिलती है। तो आप भी अपने लिए एक पैरेलल इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए, उस दिशा में काम करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं जिसको कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उन पैसों को आप इक्विटी मार्केट में, फॉरेक्स वगैरह के में ट्रेडिंग करके या कुछ और करके जो कि आपको सूट करता है, जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से आप कुछ पैसा कमा ले जाएंगे और वहां पे आप कंफर्टेबल होते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, उन चीजों को करेंगे। तो इस तरीके से आप एक पैरेलल इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए, जो कि आपकी मुसीबत के समय में, आर्थिक परेशानियां जब आपके जीवन में होगी, उस समय में पैसा आपके काम आएगा और यह इनकम आपको और आपके परिवार को काफी सपोर्ट करने वाला है। अब अंत में मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 6 आदतें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इस वीडियो में, मैंने आपको बताया है, उसमें से कौन सी ऐसी आदत है जिसको आप आज से ही बदलने के लिए काम करना शुरू करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन चीजों के बारे में जान सकें। और हो सकता है उसमें से कई सारे लोग इन आदतों पे काम करके अपने जीवन में एक बदलाव ला सकें, पॉजिटिव चेंज ला सकें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके ठीक बगल में नोटिफिकेशन वाला भी बटन है, उसको भी सब प्रेस कर दीजिए, ताकि जब अगली बार मैं कोई वीडियो लेकर के आऊं तो YouTube आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज सके और उसको सबसे पहले देख सके। मैं उस उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं कि आप इन आदतों को जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है उसको बदलने के लिए अभी से ही काम करना शुरू करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ सच में आपने उन आदतों पे काम किया और आपके जीवन में एक बदलाव आया है। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार आपका।